आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा तिरंगा यात्रा की भी है। अयोध्या में रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारियां शुरू हो गयी। यहाँ श्री राम के राखी पर्व को लेकर 3 दिवसीय विशेष पूजा कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार से होगी। इस बार रक्षाबंधन पर भगवान श्री राम को उनकी बड़ी बहन शांता की राखी बांधी जाएगी। ये राखी अयोध्या पहुँच चुकी है। इस वर्ष की राखियाँ मधुबनी कला शैली में बनी है, जो देखने में अत्यंत भव्य और मंत्रमुग्ध करने वाली है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता के लिए अलग अलग राखियाँ तैयार की गयी है। ये राखियाँ लखनऊ के साथ साथ महाराष्ट्र से भी आई है। ऐसे में शुक्रवार को श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम से एक शोभा यात्रा भी निकलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। वहां से ये राखियां कार सेवकपुरम लाई जाएंगी। फिर रक्षाबंधन के दिन ये राखियां तोहफों के साथ भगवान श्री राम और उनके परिवार को बांधी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरअसल ये यात्रा स्थानीय लोगों ने घोड़ों पर निकाली। इस मौके पर यहाँ बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये तिरंगा यात्रा स्थानीय लोगों और सेना ने मिलकर निकाली। इसके जरिए आर्टिकल 370 हटाने का जश्न मनाया गया। आर्टिकल 370 आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था। इसी को लेकर यहाँ एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी एसपीजी की महिला सुरक्षा कर्मी की एक तस्वीर चर्चा में आ गई। दरअसल मणिपुर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजा ओबा लेशाम्बा ने इस महिला सुरक्षा कर्मी के बारे में कुछ जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। बताया गया कि वो मणिपुर से पहली ऐसी महिला है जिन्हें एसपीजी में डेपुटेट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर पिछले महीने की है, जब पीएम ब्रिटेन दौरे पर गए थे। बीजेपी सांसद ने बताया कि इन महिला एसपीजी इंस्पेक्टर का नाम अदासो कापेसा है। वो पहले एसएसबी से जुड़ी रही हैं और मणिपुर के सेनापति जिले के एक छोटे से गांव कैबी से आती हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए भी इस पल को गौरवपूर्ण बताया है। राजस्थान में वन्य जीव प्रेमी और संस्थाएं अब शेर और बाघ जैसे जानवरों को चिड़ियाघर में गोद ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें जानवरों का सालाना खर्च यानी खाने पीने, रहने और इलाज का खर्च उठाना होगा। वन्य जीव विभाग की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप के तहत 13 प्रजातियों के करीब 85 से ज्यादा वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं। इसके जरिए जो व्यक्ति या संस्था चिड़ियाघर से जानवर को अडॉप्ट करेंगे, उन जानवरों के पिंजड़े के आगे उन लोगों के नाम का बोर्ड लगाया जाएगा। इस तरह ये लोग बोर्ड को अपनी पब्लिसिटी या फोटोग्राफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही जानवरों को अडॉप्ट करने वालों को बायोलॉजिकल पार्क में विजिट करने पर छूट दी जाएगी। एक बाघ का खर्च करीब 6.5 लाख, तो शेरनी के लिए सालाना 5 लाख से ज्यादा की रकम देनी होगी। वैसे बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए अभी से ही आवेदन आने शुरू हो गए हैं। जो लोग भी इसको गोद लेंगे या संस्था गोद लेगी, उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अर्थ डे मनाते हैं या हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, उसके अंदर हम उन सब लोगों को इनवाइट करेंगे, वो हमारे गेस्ट रहेंगे। दूसरे, उनको हम जू के अंदर उनकी एंट्री फ्री रहेगी। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे यदि कोई इसको गोद लेता है तो। मथुरा के श्री द्वारकाधीश मंदिर में सावन मास में घटाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ श्री द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन किया गया, जिसकी अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। सावन मास में घटाओं के आयोजन का मतलब है कि अपने आराध्य ठाकुर जी को मौसम का प्राकृतिक अनुभव करवाना। काली घटा का अपना अलग ही विशेष महत्व है। काले बादलों, बिजली की गड़गड़ाहट और झमाझम होती बारिश में ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में मंदिर को खास तरीके से सजाया गया है। चलिए न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक बड़ी गुड न्यूज की ओर। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो खाना आप खाते हैं वो ज्यादा प्रोसेस ना हो। ताजा रिसर्च में पता चला है कि अगर हम कम प्रोसेस और ज्यादा नेचुरल खाना खाते हैं तो खुद को स्वस्थ बनाए रखना आसान होता है। नेचर मेडिसिन मैगजीन में प्रकाशित रिसर्च से यह पता चला है कि जिन लोगों ने कम प्रोसेस्ड यानी कि मिनिमली प्रोसेस्ड वाला खाना खाया, उन्होंने उन लोगों की तुलना में दुगना वजन कम किया है जिन्होंने ज्यादा प्रोसेस्ड यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाया। मैं कैलोरीज काउंट नहीं करती, बस मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस फूड खाना चाहिए। हम इंडियन समझ ही नहीं पाते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा फूड बिल्कुल डिफरेंट है। कैलोरी काउंट कीजिए, ऐसा भी नहीं कि आप बिना सर पैर का कुछ खा रहे, पर हाँ, खाने को अच्छा रखने पे ध्यान देंगे। आजकल की भागम भाग और भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने की ओर ज्यादा झुकते हैं।
लेकिन एक नई क्लिनिकल स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि कम प्रोसेस्ड या फिर घर पर बनाए गए भोजन से वजन घटाने में 2 गुना फायदा होता है। नई रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग ताज़ा घर पर बना हुआ खाना खाते हैं उनका वजन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तुलना में तेजी से और ज्यादा घटता है। इसका कारण है बेहतर पोषण, लो कैलोरी और बैलेंस डाइट। ये स्टडी बताती है कि सेहतमंद लाइफस्टाइल की शुरुआत हमारे किचन से ही होती है, बस सही चुनाव करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने 2 तरह का डाइट प्लान बनाया। पहला मिनिमली प्रोसेस्ड फूड और दूसरा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डाइट, और दोनों डाइट्स में न्यूट्रिशन का बराबर ख्याल रखा गया। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई इस स्टडी में 55 वयस्कों को 2 समूह में बांटा गया। एक समूह को 8 हफ्तों तक कम प्रोसेस्ड घर पर बना खाना दिया गया, जबकि दूसरे समूह को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे ओट्स बार, घर में बनी स्पैगेटी, बोलोनेज जैसा खाना दिया गया। दोनों ग्रुप्स को जब 8 हफ्तों बाद देखा गया तो दोनों ने वजन कम किया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि घर का खाना खाने वाले लोगों का वजन 2.06% तक घटा, जबकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों का वजन सिर्फ 1.05% ही कम हुआ। दोनों डाइट से फायदा तो हुआ, लेकिन कम प्रोसेस्ड खाना खाने वालों का वजन ज्यादा घटा। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो खाद्य सामग्री है जिसे आप आम तौर पर अपने किचन में नहीं बना सकते, जैसे कि पैकेट में आने वाले चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड और बन वगैरह। इसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर आप यात्रा कर रही हों या फिर कहीं घूमने गए हों और बीच सफर में भूख लग जाए तो पेट भरने के लिए दाल, चावल या रोटी जैसे विकल्पों की तुलना में आपको चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे भरपूर विकल्प मिल जाएंगे। नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च से पता चला कि जिन लोगों ने कम प्रोसेस्ड यानी मिनिमली प्रोसेस्ड वाला खाना खाया, उन्होंने उन लोगों की तुलना में 2 गुना वजन कम किया जिन्होंने ज्यादा प्रोसेस्ड यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाया था। प्रोसेस्ड फूड्स वो होते हैं जो बेसिकली फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं और असली में इसमें नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं। इसमें बेसिकली प्रिजर्वेटिव, केमिकल कलर्स, इमल्सिफायर और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और इसी के कारण जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं इनका एडिक्शन भी होता है, जिससे कि हम इन प्रोसेस्ड फूड्स को जल्दी जल्दी खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स के एग्जांपल्स में पैक्ड चिप्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स, बेकरी के आइटम्स जैसे कि मफिन्स हुआ, पास्ता है, पफ्स है, इस टाइप की चीजें, केक, पेस्ट्रीज, ये सब चीजें आती हैं। उसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स हैं, रेडी टू ईट चीजें और फ्रोजन चीजें और पैक्ड जूसेस, ये सभी जो है वो बेसिकली प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के सेंटर फॉर ओबेसिटी रिसर्च के लेखक डॉक्टर सैमुअल डिकेन के मुताबिक इस रिसर्च का मुख्य मकसद ये पता लगाना था कि डाइट से वजन पर क्या असर पड़ता है। दोनों डाइट्स पर लोगों ने वजन कम किया, लेकिन जो लोग कम प्रोसेस्ड खाना खा रहे थे उनका वजन लगभग 2 गुना तेजी से कम हुआ। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के संक्रमण एवं प्रतिरक्षा विभाग के प्रोफेसर क्रिस वैन टुल्लेकेन ने कहा कि इस रिसर्च से ये बात साफ हो जाती है कि वजन बढ़ने की समस्या को सिर्फ व्यक्तिगत गलती मानना सही नहीं है, बल्कि हमारे खाने पीने के आसपास का वातावरण भी इसका बड़ा कारण होता है। कैलोरीज की मैं बात करूँ तो कैलोरीज तो देखो 2 टाइप की होती है, गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज, जो कि हमें मतलब अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो आई गेस आपको अच्छी कैलोरीज नहीं आप गेन कर, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा ऑयल या कौन सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर हमारी मीटिंग्स होती है, हम कहीं भी जाके बैठते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़े या कुछ भी, मतलब नॉट ओनली अबाउट मीटिंग्स, अगर आप लोग वैसे भी जाते हैं तो आपको एक हेल्दी फूड की जो है वो कमी आपको महसूस होती है, क्योंकि हेल्दी हर जगह से फूड आप हर रेस्टोरेंट या कहीं पे कैफे में अवेलेबल नहीं होता है। ये तो देखिए मेरा आजमाया हुआ है कि अगर आप बहुत बैलेंस फूड खाते हैं, जैसे स्प्राउट खाते हैं या सूप का यूज़ ज़्यादा करते हैं या फ्रूट्स अगर 2 फ्रूट भी लेते हैं और प्रॉपर पानी पीते हैं, क्योंकि ये हर समय पॉसिबल हो पाए ये भी ज़रूरी नहीं होता, पर हम ठान लेते हैं, बिल्कुल आपकी एनर्जी में फ़र्क पड़ता है। और डाइट में बदलाव किया है, जैसे मेरी ज़्यादातर मीटिंग्स बाहर रहती हैं, घर से बाहर मैं जाता हूँ, क्लाइंट से अगर मीटिंग करता हूँ तो बहुत उल्टा सीधा खाता था, लेकिन फिर फाइनली मैं टिफ़िन लेके जाने लगा। ये आदत बहुत धीरे धीरे आई, बट ये बहुत टफ है, बट आदत पड़ गई। ऐसे में सवाल है कि कम प्रोसेस्ड खाने के फायदे क्या हैं? घर के खाने में फालतू शुगर, नमक और फैट नहीं होते। स्टडी में पाया गया कि कम प्रोसेस्ड डाइट लेने से रोजाना लगभग 290 किलो कैलोरी कम हुई। घर का खाना ताज़ा और संतुलित होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और जरूरी विटामिन की मात्रा सही होती है। कम प्रोसेस्ड फूड पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। अगर किसी को वजन कम करना है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो प्रोसेस्ड फूड्स या पैकेट फूड से दूर रहे।
प्रोसेस्ड फूड्स खाने के बहुत नुकसान है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये रिफाइंड चीजों से बने हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर है। तो फाइबर ना होना किसी भी चीज में, जब हम ऐसी कोई भी चीज लेते हैं तो उसका सीधा असर हमारे डाइजेशन पे पड़ता है, हमारे गट की हेल्थ पे पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहे या हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो जिसके लिए हमें फाइबर बढ़ाना पड़ता है। सवाल ये भी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नुकसान क्या हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा मात्रा में शुगर, नमक और फैट होता है। स्वाद बढ़ाने के लिए कृत्रिम योजक मिलाए जाते हैं। वहीं जल्दी भूख लगती है और ओवर ईटिंग की समस्या बढ़ जाती है और वजन बढ़ने के साथ साथ हार्ट डिजीज, डायबिटीज और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में इंसानों में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मोटापे के शिकार 1 अरब से ज्यादा लोगों में 88 करोड़ लोग वयस्क हैं, जबकि 15 करोड़ 90 लाख बच्चे हैं। वहीं भारत में 2022 में 5 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1.25 करोड़ बच्चे और किशोर मोटापे का शिकार थे। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि फिर घर का खाना ही क्यों बेहतर विकल्प है? आप खुद तय करते हैं कि क्या और कितना खाना है। फ्रेश चीजें और कम तेल का इस्तेमाल होता है। खाने में भावनात्मक जुड़ाव होता है जिससे संतुष्टि मिलती है। परिवार के साथ खाना खाने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। लिहाजा अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो घर पर बना कम प्रोसेस्ड खाना सबसे अच्छा विकल्प है। ये न सिर्फ वजन कम करता है बल्कि शरीर को पोषण भी देता है और बीमारियों से बचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के रक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी बुधवार को दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस इमारत का नाम कर्तव्य भवन होगा। इस नई इमारत में गृह मंत्रालय और डीओपीटी समेत कई दूसरे मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। उद्घाटन के लिए यहां जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। ये इमारत सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रहे तमाम बदलावों की अहम कड़ी है। अब तक 3 कर्तव्य भवन बन चुके हैं और कुल 10 तैयार किए जा रहे हैं। इस नए भवन में कुल 6 फ्लोर बनाए गए हैं, जिनमें 850 ऑफिस रूम हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने की 7वीं सालगिरह पर लद्दाख में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर लेह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। उन्होंने यहाँ लोक नृत्य भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कई जगहों पर हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के ताजा हालात का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत किट बांटी। राज्य के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। कनाडा के मिसिसॉगा शहर में प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया गया। ये मूर्ति हिंदू हेरिटेज सेंटर के मंदिर परिसर में लगाई गई है। कहा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई करीब 51 फुट है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वहां करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। इनके साथ ही कार्यक्रम में भारतीय वाणिज्य दूतावास के कई अधिकारी और कनाडा के कई मंत्री भी शामिल हुए। और न्यूज वक्त में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का यह सख्त कदम उस समय सामने आया है जब प्रदेश के कई जिलों में कथित ड्रोन दिखाई देने की घटनाओं ने लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। बिल्कुल चैन की नींद सोए। धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग रात में आसमान में चमकती लाइटों को देखकर डरने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से फैली अफवाहों ने इसे ड्रोन चोर गिरोह का नाम दे दिया। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये ड्रोन घरों की रेकी कर रहे हैं और फिर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ड्रोन जैसी टिमटिमाती लाइटों की वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे लोगों की आशंका और भी गहरी हो गई। अयोध्या, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बिजनौर, हापुड़, संभल, मथुरा, मेरठ और बुलंदशहर जैसे इलाकों में लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि कुछ मामलों में ये लाइटें पतंगों, कबूतरों या प्लास्टिक बैग पर बंधी हुई थी, लेकिन अब तक अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि लोग हर अजनबी को चोर समझने लगे। बरेली में ड्रोन का इतना खौफ है कि एक विदेशी लड़की को खंभे में बांध के पीटा गया, तो एक व्यक्ति को भी देहात में खंभे से बांध के पिटाई की गई। ड्रोन चोरों की अफवाहों के चलते बरेली समेत आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। हालांकि ड्रोन और चोरी की अफवाह के सिलसिले में दर्ज 6 मामलों में 14 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। ड्रोन के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई के लिए बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है। करीब 16-17 मुकदमे कायम किए गए हैं। कुछ तो ऐसे मुकदमे हैं, मामले हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर जो खुराफात है, बदमाशी है, अफवाह फैलाने का प्रयास है, वो स्पष्ट है। बाकी मुकदमों में भी कार्रवाई की गई है और मेरा नागरिकों से यही अनुरोध है कि इस प्रकार की अफवाहों के चक्कर में ना आए। हमारा पुलिस लगातार सभी गांवों में अलर्ट है। बीट अधिकारी हमारे जो हैं उनको अलर्ट मोड पे किया गया है और विशेष तौर पर इस प्रकार की अफवाहों से के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले शिकायतें संभल और अमरोहा से आई थी। वहीं हापुड़ में जांच में पाया गया कि लोगों ने जिन चीजों को ड्रोन समझा वो पतंग या प्लास्टिक बैग थे। अफवाहों के फैलाव की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया बनी। जून 2025 में अमरोहा के नौगांवा में कच्चा बनियान गैंग के वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद ड्रोन से रेकी की बात तेजी से फैली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी और प्रमुख सचिव को सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोग अफवाहों के शिकार न बने और निर्दोष लोगों पर हमला न करें। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA भी लगाया जा सकता है। लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत 112 पर देने के लिए कहा गया है। पुलिस के साइबर सेल ने कई वायरल वीडियो को फर्जी करार देते हुए जांच शुरू कर दी है। पिछले करीब 20 दिनों से खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ जोन, बरेली जोन और आगरा जोन के जिलों में इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई है कि रात में ड्रोन वहाँ पर दिखाई पड़े हैं। इसमें कुछ इंसिडेंट्स सही हैं, कुछ इंसिडेंट्स अफवाह के रूप में हैं। 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो जो सर्वे एजेंसीज हैं और उनके जो वेंडर्स हैं, उनको जो यूपी की ड्रोन नीति 2023 है उसके अंतर्गत ये निर्देशित किया गया है कि वो जब भी कहीं पर ड्रोन का चलाएं तो उसको संबंधित थाने में या लोकल प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराएं। यूपी में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना मजाक नहीं बल्कि सीधे कानून से टकराना है। योगी सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अब ड्रोन उड़ाने से पहले प्रशासन से लिखित अनुमति जरूरी होगी। ये नियम हर निजी व्यक्ति, संस्था या मीडिया हाउस पर लागू होगा। धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाना विशेष रूप से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर FIR दर्ज होगी, ड्रोन जब्त होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में देश भर में ड्रोन के जरिए सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिशें सामने आई थी और कुछ घटनाओं में ड्रोन का इस्तेमाल सर्वे, रेकी और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करने की आशंका भी रहती है। हालांकि यूपी पुलिस ने अब तक किसी भी चोरी या डकैती में ड्रोन के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की है। सभी घटनाएं सिर्फ अफवाहों और भ्रम पर आधारित पाई गई हैं। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में डर अब भी बना हुआ है और कुछ इलाकों में ड्रोन देखकर बच्चे तक डरकर घरों में छुपने लगे हैं। बिजनौर से ऋतिक राजपूत, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, शाहजहांपुर से विनय पांडे के साथ बरेली से कृष्ण गोपाल राज। गुड न्यूज टुडे। और न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 308 अंक लुढ़क कर 80,710 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 73 अंक फिसला, ये गिरकर 24,650 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,820 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 2,000 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,12,000 रुपए हो गई।
मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 16 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 82 पैसे हो गई। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने वाले बिल की। दिल्ली सरकार ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स की टेंशन कम करने के लिए यह नया कदम उठाया है। आपको बता दें, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस से जुड़ा एक नया बिल लेकर आई। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बिल से स्कूलों की फीस तय करने में पारदर्शिता आएगी। इस बिल के कानून बनने पर प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे और पेरेंट्स को भी आवाज उठाने का हक मिलेगा। दरअसल हर साल प्राइवेट स्कूल अचानक फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं होती। इस बार भी अप्रैल में नया सेशन शुरू होने के साथ ही दिल्ली के कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, जिसका पेरेंट्स ने विरोध भी किया। विरोध के बाद दिल्ली सरकार ये बिल लेकर आई है ताकि सभी प्राइवेट स्कूलों पर एक जैसा नियम लागू हो और कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से फीस ना बढ़ा सके। बिल के मुताबिक अब दिल्ली में हर स्कूल को एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में स्कूल की तरफ से एक व्यक्ति होगा, शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि होगा और 5 पेरेंट्स भी लॉटरी से चुने जाएंगे। कमेटी में शामिल पेरेंट्स में कम से कम 2 महिलाएं और एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी होना जरूरी होगा। स्कूल को हर साल 31 जुलाई तक कमेटी के सामने अगले 3 साल की फीस का प्रस्ताव देना होगा। स्कूल लेवल पर बनी कमेटी उस फीस को देखेगी और जरूरत होने पर उसे घटा भी सकती है। स्कूल लेवल पर बनी कमेटी की ओर से तय हुई फीस स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर साफ साफ बतानी होगी। स्कूल फीस पर आपत्ति होने पर कम से कम 15% अभिभावकों को एक ग्रुप बनाना होगा, तभी वे इसकी शिकायत जिला स्तर पर बनी फीस कमेटी में कर पाएंगे। अगर जिला स्तर पर बनी कमेटी से समाधान नहीं मिला तो मामला रिवीजन कमेटी के पास जाएगा। स्कूल या पेरेंट्स दोनों को इसके खिलाफ अपील करने की अनुमति होगी। अगर कोई स्कूल तय फीस से ज्यादा फीस लेता है या फीस ना देने पर बच्चों को किसी तरह की सजा देता है तो सरकार उस पर 50,000 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के बिल में ये भी प्रावधान है कि जरूरत पड़ी तो स्कूल की संपत्ति जब्त की जा सकती है। जाहिर है, दिल्ली सरकार का ये बिल फीस को लेकर स्कूलों में मनमानी पर शिकंजा कर सकता है। इस बिल को लेकर हमने दिल्ली के पेरेंट्स से बात की और उनकी राय जानी। हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि गरीब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी काम है कि हमारी फीस नहीं बढ़ाई गई है। इससे हमारी जेबों पे फर्क पड़ा है सर। हमारी जेब, हम इतना कमाने लायक नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा फीस दे सकें। हमारी सरकार जो नई सरकार बनी है, इन्होंने हमारे हित में काम किया है सर। दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बोला है कि फीस अब 3 साल में बढ़ेगी। पहले स्कूल वाले हर साल फीस बढ़ा देते थे, उनकी मनमानी चल रही थी। हमारे जैसे पेरेंट्स दुखी थे स्कूल की मनमानी से। तो हम दिल्ली सरकार के फैसले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी पहल है वैसे तो सरकार की, पर यहाँ पे वसंत कुंज में जितने भी स्कूल हैं ये अपनी हर साल मनमानी करते हैं। कभी ये बिल्डिंग फंड के नाम से, कभी अपने स्कूल की फीस बढ़ाने के ऊपर हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अभी पीछे पूर्ण बजना स्कूल है एक हमारे यहाँ, उस पर भी केस चला हुआ है, लोगों ने किया हुआ फीस बढ़ाने के ऊपर। और ये काफ़ी सारे स्कूल हैं, DPS है, सब अपने अपने हिसाब से फीस बढ़ा देते हैं। पेरेंट्स की सैलरी बढ़ती नहीं है पर फीस इनकी हर साल बढ़ती है। तो उनके लिए जो है सरकार कदम उठा रही है, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही बढ़िया है जी। रेखा गुप्ता जी सरकार जो ये फैसला लेके आई है बच्चों के लिए और स्पेशली पेरेंट्स के लिए, हम इस टाइम अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 साल तक तो हम सेफ रहेंगे। आगे हमें बच्चों की फीस की बढ़ोतरी नहीं करनी। डेनमार्क में AI के डीपफेक कंटेंट को लेकर होगी सख्ती। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल का लिए। व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया। दरअसल उसने भारत में 98 लाख यूजर्स के अकाउंट बैन कर दिए। कंपनी के मुताबिक उसने ये कार्रवाई अफवाह फैलाने और शिकायतों के आधार पर की। मेटा ने अपनी जून की रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी। खबर है कि एप्पल भी चैट GPT लॉन्चिंग को लेकर तैयारी कर रही है। चर्चा है कि कंपनी अपने यूजर्स को बेहतर AI अनुभव देने के लिए iOS 26 में इस फीचर को जोड़ सकती है। इस काम के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। अगर ये टीम सफल रही तो इससे गूगल और OpenAI के टूल को चुनौती पैदा होगी।
आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की। सिराज की तारीफ आज दुनिया कर रही है। इंग्लैंड में उन्होंने जो किया वो इतिहास बन चुका है। भारत ही नहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक की अखबारों में सिराज को सलाम किया जा रहा है। वैसे सिराज कोई एक दिन में सिराज नहीं बने, इसमें तपस्या सिराज की है, सिराज के परिवार की है, उनके कोच की है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और अब सिराज शिखर पर है। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा सितारा जिसके चमक ने एक बार फिर क्रिकेट के फैंस को नई उम्मीद दी है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसने भारतीय टीम को न सिर्फ जीत का स्वाद चखाया बल्कि खुद सिराज भी सुर्खियों में छा गए। ओवल टेस्ट में सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और अकेले 9 विकेट लेकर जीत भारत की झोली में डाल दी। ओवल टेस्ट में भारत की जीत के बाद हर किसी की जुबान पर बस मोहम्मद सिराज का नाम है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो उम्मीद से ज्यादा था। आज मोहम्मद सिराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके पास दौलत भी है और शोहरत भी, लेकिन एक वक्त था जब सिराज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। असल में सिराज का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता है। पिता ऑटो चलाते थे, माँ घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। सिराज ने भी कई छोटी मोटी नौकरियां की ताकि परिवार का सहारा बन सके। क्रिकेट का जुनून बचपन से था, लेकिन पैसों की कमी ने संघर्ष खूब कराया। कई सालों तक क्रिकेट स्पाइक के बिना क्रिकेट खेलते रहे और कभी जूतों के अभाव में चप्पल पहनकर भी मैदान में उतरे। स्थानीय क्लब में खेलना शुरू किया तो पहली बार क्रिकेट किट और स्पाइक मिली। छोटी मोटी सफलताएं हासिल करते गए, आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपनी पहचान बनाई। ये तो बचपन से ऐसा एटीट्यूड मेंटेन है उसके पास। लाइक टिल 2014 तक वो लेदर बॉल खेला नहीं था, एज यू नो दैट। विदिन ईयर एंड हाफ, 1.5 ईयर में वो रणजी ट्रॉफी, पॉल सीकरेरी ट्रॉफी, ईरानी कप वगैरह हैदराबाद के लिए रिप्रेजेंट, उसके बाद आईपीएल को रिप्रेजेंट किया एंड देन नेशनल ड्यूटी। विदिन 2 ईयर ऑफ टाइम ही डिड अचीव सो मच ऑफ थिंग्स। तो बचपन से ही वो जुनून है। अप्रैल 2017 में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया। उसी साल यानी साल 2017 में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख दिया। नवंबर 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेली। फिर जनवरी 2019 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एंट्री की। तो दिसंबर 2020 में पहली बार भारतीय टीम की ओर से टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुए। टेस्ट क्रिकेट में ही वो 41 मैचों में 123 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। सिराज आज भले ही आसमान की बुलंदियों पर हैं, लेकिन पिता की सीख और मां का आशीर्वाद हमेशा साथ लेकर चलते हैं। पिता का सपना था बेटा देश के लिए खेले और सिराज न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि छा गए हैं। सिराज ने जिस साल टेस्ट में डेब्यू किया उसी के फौरन बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया। My father's dream to Siraj India to represent parents and that time Siraj spoke with my mother and मम्मी ने बोला कि सिराज आप वहीं तो रुको and play for your country, उसका नाम रोशन करो। तो he was like totally broken down but still he managed. We won that series, Border-Gavaskar Trophy. Yes, so he's mentally and physically very strong. अपनी मेहनत और लगन के दम पर आज सिराज क्रिकेट की दुनिया में सूरज की तरह चमक रहे हैं। शायद मां ने कुछ सोचकर ही नाम रखा था मोहम्मद सिराज। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात एक ऐसे रिश्ते की जो कि खून का भले ही ना हो, लेकिन जिसे उससे भी बढ़कर कह सकते हैं। कहानी गुजरात के सूरत की है और रिश्ता दोस्ती का है, जो कि बेमिसाल है। देखिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये फिल्मी गीत आपने जरूर सुना होगा। ठीक उसी तरह की दोस्ती इन दोनों बुजुर्गों के बीच है। फिल्म की तरह ही इन दोनों के बीच भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दोस्ती फिल्मी कैरेक्टर जय वीरू से भी कहीं बढ़कर है। खास बात यह है कि ये दोनों दोस्त अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते भी हैं, जिसका नाम है मैत्री घर। ये घर गुजरात के सूरत के भटार इलाके में है। अटूट दोस्ती की ये कहानी इन दोनों दोस्त परिमल गुणवंत देसाई और गौतम विपिन देसाई से शुरू नहीं होती है, बल्कि इन दोनों के पिता की देन है।
तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं वो है गुणवंत देसाई और विपिन देसाई। स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1940 में जब ये दोनों छोटे थे तो साथ में पढ़ने स्कूल जाते थे। इसी दौरान इनकी दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों दोस्त स्वतंत्रता आंदोलन में साथ ही जेल गए। इसके बाद इमरजेंसी में साथ जेल गए। दोनों का एक साथ रहना और खाना था। 1940 से शुरू हुआ दोस्ती का ये सिलसिला करीब 80 साल तक एक ही छत के नीचे चला। अब दोनों भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती का ये सिलसिला अब भी एक ही छत के नीचे चल रहा है, जो अब गुणवंत देसाई और विपिन देसाई से होता हुआ उनके बेटों, पोते पोतियों और परपोतों परपोतियों तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि गुणवंत देसाई और विपिन देसाई की दुनिया को अलविदा कहने के बीच का अंतर भी साल भर से कम का समय ही रहा। मैं सूरत के मैत्री हाउस में हूँ, जहाँ पर एक परिवार रहता है, वो हमारे साथ हैं और इनके जो पिताजी हैं दोनों लोगों के साथ में दोस्त थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। क्या कुछ कहानी है इनसे हम दोनों लोग से समझ लेते हैं। इनका चल बसे 87 साल की उम्र में, मेरे पिताजी चल बसे 88 साल की उम्र में, दोनों के बीच में 9 महीने का फासला था। तो मैं मानता हूँ कि 9 साल से 88 साल तकरीबन 80 साल की दोस्ती रही होगी उनकी। वो दोस्ती अब तक बरकरार है। अब इनकी लोगों की उम्र भी आप देख सकते हैं कि कितनी पहुंच गई। 4 पीढ़ियां एक साथ एक कैंपस में एक घर में रह रहे हैं। आज जहां अपनों के बीच भी रिश्ता कायम करना मुश्किल हो चुका है, वहीं गुणवंत देसाई और विपिन देसाई के बीच की दोस्ती एक मिसाल है, जो खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी दोनों परिवारों में आज भी कायम है। दोस्ती में निभाना है तो फिर लेट गो करने की भावना होनी चाहिए, तो ही संबंध टिकता है, नहीं तो संबंध नहीं टिकेगा। मशहूर फिल्म शोले में जय और वीरू की दोस्ती दोनों के जिंदा रहने तक बरकरार रहना दिखाया गया, लेकिन गुणवंत देसाई और विपिन देसाई ने जिस दोस्ती की नींव रखी वो 4 पीढ़ियों से कायम है और बेमिसाल है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।